तो आज हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और पावर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन सीरीज, है ना। और पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखिए भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके लिए। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती है। देखिए भाई ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। अगर हमें पावर को, जैसे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो है, न्यूक्लियर, सोलर, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद हमें जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन करना है वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंडक्टर का, चालक तार का, है ना। तो पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंडक्टर, चालक तार का। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, पावर का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन, है ना। तो ये होता है भाई ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए इसमें पूछा है भाई क्वेश्चन नंबर लेंथ ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, देखिए भाई ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसका क्लासिफिकेशन हमने किया है अकॉर्डिंग टू फिजिकल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन 3 पार्टों में। पहला है भाई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और सेकंड वन है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, थर्ड है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये फिजिकल लेंथ जो हमने कंडक्टर यूज़ किया उसकी फिजिकल लेंथ के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसमें आप एक पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। शॉर्ट के लिए लिख लेंगे मीडियम और लॉन्ग। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होता है भाई फिजिकल लेंथ से नहीं तो ऑपरेटिंग वोल्टेज से पूछ लेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है ना। मीडियम के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है। तो क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हम वहाँ पे इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो क्या है भाई, पहला क्या होता है भाई, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो इसकी जो लेंथ होती है भाई, लेंथ एल, ये होती है भाई लेस देन 80 किलोमीटर। और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है V लेस देन 20 kV। तो हम बात किसी कर रहे हैं भाई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की केस में लेंथ कितनी होती है, लेस देन 80 किलोमीटर, और ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है लेस देन 20 kV, है ना। ऐसी सेम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें, जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये शॉर्ट में हम ट्रांसमिशन ऐसे लिख देते हैं इसको, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ये इसकी जो लेंथ होती है भाई, इसकी रेंज होती है 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर तक। इस रेंज की कोई भी अगर ट्रांसमिशन लाइन होगी तो उसको हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे, ठीक है। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है भाई V, उसकी रेंज होती है 20 kV से 100 kV। ये होता है भाई ऑपरेटिंग वोल्टेज की रेंज। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, तो आंसर 20 kV से 100 kV के बीच में जो भी दिया हुआ होगा इस रेंज में, ठीक है। थर्ड वन, तीसरा क्लासिफिकेशन इसका क्या है भाई, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फिजिकल लेंथ कितनी होती है ट्रांसमिशन लाइन की, L, हमने L से डिनोट किया है फिजिकल लेंथ को, ग्रेटर देन 240 किलोमीटर। और ऑपरेटिंग वोल्टेज V, ये कितना होता है भाई, ग्रेटर देन 100 kV, ठीक है भाई। तो ये ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फिजिकल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, है ना। अब देखिए भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है लेंथ ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज। जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है। पहला ऑप्शन देखिए भाई 10 से 15 किलोमीटर। 10 से 15 किलोमीटर ये किस रेंज में है भाई लेंथ, L लेस देन 80 किलोमीटर। लेस देन 80 शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए बात कर रहे हैं, है ना, शॉर्ट के लिए हो गया, तो ये मीडियम में नहीं है रेंज। सेकंड देखिए भाई 50 से 150 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या है भाई, ग्रेटर देन 80 किलोमीटर। ये कितने तक है, 150। 150 इस रेंज में नहीं है,
तो ये किस में होगा भाई, मीडियम में, है ना। ठीक है, अभी देखते हैं आप सी ऑप्शन 150 से 250, 250 किलोमीटर, 250 एल ग्रेटर देन 240, 240 से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये लॉन्ग में है, और मोर देन 250, मोर देन 250 लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो ऑप्शन भाई 50 से 150, ये कितने में भाई, शॉर्ट से मीडियम में, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मीडियम रेंज है। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, ये होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए भाई, इसमें जो ये डाटा दिए हुए हैं बी और सी ऑप्शन, ये अप्रॉक्सीमेट कुछ सिमिलरिटी इस टाइप की है जैसे लगता है कि दोनों ही मीडियम का आंसर है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है देखिए, 250 किलोमीटर 240 से ज़्यादा हो गया, है ना, तो ये लॉन्ग में, और ये देखिए इस रेंज में ये मीडियम, शॉर्ट में भी है 50 लेस देन 80, है ना, 50 से 150, तो ये क्या है, शॉर्ट से मीडियम रेंज, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा भाई, एग्जैक्ट बी आंसर इज करेक्ट आंसर। तो कभी कभी ऑप्शन भी इस हिसाब ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको एग्जैक्ट अगर प्रॉपर वे में उसका थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप उससे टिक कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ये स्टैंडर्ड है, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड वोल्टेज है, और स्टैंडर्ड लेंथ है, इसको आप एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आंसर हो गया भाई 50 से 150 किलोमीटर। भाई ये यूपीपीसीएल में 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से पूछ लें, ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछ लिया जाएगा, है ना आपसे, या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए लेंथ पूछ लें, है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, इसको आप लिख लीजिए। अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आपको अगर ये पूरे डाटा क्लियर है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये हमारा देखिए, ये हमारी मैथोलॉजी है पढ़ाने का, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी करा सकते थे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और ये लेंथ लिखने के बाद इसको आंसर, लेकिन हमने पूरा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा बनेगा एग्जाम में, वो हमने प्रॉपर आपको नोट्स दे दिया, ठीक है भाई। अब देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया, कौन सा वोल्टेज इसमें स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है इंडिया में, 33, 66, 99, 220, लिख लीजिए भाई स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन कौन से होते हैं। तो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया, ये भाई इसका सॉल्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया कौन कौन से होते हैं भाई, देखिए 33 के भी होता है, 66 के भी, 132 के भी, है ना, 220 के भी, और 400 के भी, 765 के भी। ये क्या होते हैं भाई, ये स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज होते हैं इंडिया में। ईस्ट इंडिया में 33 के भी, 66, 132, 220, 400, 765। 765 क्या है भाई, ये हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है, हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। ये मैक्सिमम इस वोल्टेज में हम पावर ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया में। ये रेंज है भाई ग्वालियर से, कनेक्टिविटी है इसकी ग्वालियर से जयपुर, एक लाइन है, एक आगरा से ग्वालियर के लिए भी है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई, हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया कितना, 765 kV। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है भाई। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये भाई क्वेश्चन 1, 2 दोनों हो गया आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, ये लिख लिया भाई, इसको नोट कर लेना भाई, साथ के साथ नोट कर दिया करो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल्स बस हल्का सा फैक्ट का आइडिया रहना चाहिए, आंसर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है भाई? वोल्टेज यूज्ड इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्टेज यूज्ड इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। इसका ऑप्शन दिया हुआ है भाई आपको, 11 kV, बी है 415 वोल्ट 3 फेस, सी है भाई 33 kV, और डी ऑप्शन है भाई आपका 6.6 kV, है ना भाई। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वोल्टेज यूज इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने ट्रांसमिशन डिस्कस किया था। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन सा हम वोल्टेज यूज़ करते हैं। देखिए भाई, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अकॉर्डिंग टू वोल्टेज हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड वन इज टर्सरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप लिख लेंगे। पहला क्या है भाई? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वोल्टेज होता है भाई, उसकी रेंज होती है वो होता है 33 kV एंड अबव, ठीक है। सेकंड देखो, डिस्ट्रीब्यूशन को हमने अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइड किया है 3 पार्टों में। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है भाई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें वोल्टेज कितना होता है भाई सेकेंडरी के लिए? 11 kV, 6.6 kV और 3.3 kV। थर्ड है भाई टर्सरी डिस्ट्रीब्यूशन। टर्सरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो वोल्टेज है भाई, इसको हमने 415 वोल्ट और 3 फेस, ये इसका क्लासीफाई है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, वो ये है भाई प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वोल्टेज हम 33 kV और उससे ऊपर यूज़ करते हैं। सेकेंडरी 11 kV 6.6 3.3, और टर्सरी हो गया भाई 415 वोल्ट 3 फेस के लिए। अब देखिए भाई क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, वोल्टेज यूज इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV। 11 किस में है भाई? ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है, ये नहीं। 415 वोल्ट 3 फेस, ये किसका है? टर्सरी डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये भी नहीं है ऑप्शन। 33 kV, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमसे पूछा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो 33 kV इज द करेक्ट आंसर। 6.6 ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या प्राइमरी से हो, सेकेंडरी से हो, टर्सरी, तो आप उसको अटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये भाई आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। SSC जेई में क्या कि 2-2 3-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी SSC जेई में, UPPCL में 1-2 बार क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उससे लगभग 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक पर ईयर जब भी एग्ज़ाम होता है, ऐसा कंडक्ट होता है UPPCL का, पूछ लिया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भाई, वोल्टेज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। वोल्टेज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन। वोल्टेज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इसका ऑप्शन देखिए भाई, 11 kV, बी है इसका 440 kV, और सी ऑप्शन है भाई 230 वोल्ट, और डी है भाई 33 kV। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है भाई। लिख लिया, इसको लिख लेना भाई क्वेश्चन को।
ये इसको नोट कर लिया, ठीक। तो वोल्टेज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अभी हम किसकी बात कर रहे थे भाई, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी, है ना, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ट्रांसमिशन से। हमने बताया था कि पावर सिस्टम जो होता है वो इसके मेन 3 पार्ट होते हैं, एक होता है जनरेशन, और एक ट्रांसमिशन, और एक डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इससे विद द हेल्प ऑफ पावर प्लांट, थर्मल पावर है, प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी सहायता से जो हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो होता है जनरेशन। और सेकेंड पार्ट होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जहाँ पे हमें उसका यूटिलाइजेशन करना है तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमने जनरेट किया है वहाँ से जहाँ पे यूटिलाइजेशन करना है वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो पार्ट कहलाता है भाई ट्रांसमिशन। थर्ड होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम पावर को, है ना, वो पार्ट होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्वेश्चन तो था डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और ये किससे रिलेटेड है भाई, ट्रांसमिशन, है ना। तो अब देखिए भाई इसका एक डायग्राम बेसिक्स, उसको आप देख लीजिए। क्या है भाई, देखिए जनरेशन क्या होता है भाई इलेक्ट्रिसिटी का, ये 11 kV से 25 kV, ये होता है भाई जनरेशन। किसी किसी बुक में 11 kV 33 kV भी दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट ये है स्टैंडर्ड 11 से 25 kV जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जनरेट करने के बाद इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। हाई वोल्टेज जैसे 220 kV से 765 kV, हाई वोल्टेज पे पावर कन्वर्ट ट्रांसमिशन करते हैं भाई हम हाई वोल्टेज पे। क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसफ़र ज़्यादा होती है, और उसकी जो लॉसेस होते हैं उसमें कम होते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम क्यों हाई वोल्टेज पे पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं भाई प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसको ट्रांसमिशन को शॉर्ट में TX लिख दिया हमने, है ना, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। उसके बाद फिर भाई इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो वोल्टेज होता है भाई वो होता है 33 kV से 132 kV, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन है ना। और देन आफ्टर हम उसको क्या करते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम वोल्टेज को कम कर लेते हैं। ये होता है भाई 415 वोल्ट 3 फेस के लिए और 240 वोल्ट सिंगल फेस के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये किस लिए यूज होता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए। तो भाई 3 पार्ट हो गए, एक तो हो गया जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को हमने जनरेट किया, है ना, और उसके बाद हमने क्या किया भाई, ये ट्रांसमिशन, जनरेट करने के बाद पावर को जहाँ पे यूटिलाइजेशन करना वहाँ पर ट्रांसमिशन थ्रू बाय द यूज़ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर हमने पावर को ट्रांसफ़र किया। ट्रांसमिशन सेकंड पार्ट, ट्रांसमिशन इसमें प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकंड ट्रांसमिशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हम इसको यूटिलाइजेशन करना, ठीक है भाई। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वोल्टेज है भाई, हमने स्टैंडर्ड वोल्टेज अभी आपको लिखवाए थे 220 kV से 765 स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज, है ना। तो कितना होगा भाई 220 kV, इसके बाद क्या था भाई 400 kV। अभी हम लास्ट क्लास में हमने लास्ट न्यूमेरिकल में अभी आपको लिखवाए थे, है ना, 400 kV और एक 765 kV, है ना। तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन का जो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है उसकी रेंज क्या होती है भाई 220 kV से 765, और इस रेंज में 220 वोल्ट है, फिर उसके बाद 400 kV, देन 765 kV। ये क्या है भाई सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना होगा भाई 33 kV और 66 kV 132 kV।
नोट कर लेना भाई इसको, हाँ डायग्राम बना लेना, ठीक है भाई। तो ये भाई एक बेसिक डायग्राम इसका हो गया। अब देखिए भाई, जनरेट वोल्टेज कितना है 11 kV 25 kV इस रेंज में, और ट्रांसमिशन क्या हो गया भाई, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज ये किसकी रेंज क्या है 220 kV से 765 kV, और इसमें जो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा वो होगा 220 kV 400 kV 765 kV। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज 33 से 132 kV, इसकी रेंज क्या होगी भाई 33, इसमें जो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा वो कितना होगा 33 666 kV और 132 kV, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 415 240 वोल्ट। अब भाई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा भाई, वोल्टेज यूज्ड इज सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन हमारा कितना है, ये इसमें कितना वोल्टेज यूज हो रहा है 33 kV से 132 kV इस रेंज में, यानी कि ये स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है इसमें। ऑप्शन देखिए भाई 11 kV, 11 kV क्या है भाई, ये तो जनरेशन है ना। सेकंड 440 kV, 440 किस में है भाई 4 इस रेंज में, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज है। 230 वोल्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। 33 kV, 33 क्या है भाई सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, तो 33 इज द करेक्ट आंसर। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए कितना हो गया भाई 33, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसानी से याद हो सकता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन कितना होगा 33, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको अब सॉल्व कर सकते हो, या आपके पास से अगर नोट मिल जाएगा पॉइंट तो इसको आप डायग्राम को बना लेंगे। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन, या तो प्राइमरी ट्रांसमिशन से अगर क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी से, डिस्ट्रीब्यूशन से, या जनरेशन कितने वोल्टेज में होता है ना। तो इससे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपको, कोई भी जो भी पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चन की, तो वो सारे क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। और भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ये सेकंड प्राइमरी ट्रांसमिशन 400 kV ये क्वेश्चन आया हुआ है PPCL में, लेकिन आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व, ये भाई लिख लिया होगा आपने। तो ये भाई बेसिक्स जो हम क्वेश्चन के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा फंडामेंटल्स जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए भाई। साथ के साथ नोट करते रहना भाई, ठीक है। ये ट्रांसमिशन डायग्राम बना लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, द एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेजेस क्या है भाई, द एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर at high voltage is, देखिए भाई क्या क्या, पहला ऑप्शन है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी स्मॉल, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी स्मॉल। बी ऑप्शन है पावर लॉस विल बी लेस। सी ऑप्शन है भाई इट विल रिड्यूस the voltage drop, in the line, जो ट्रांसमिशन लाइन। और डी है भाई ऑल द अबव। ये भाई आपका क्वेश्चन है ना। देखिए भाई इसको, ठीक है भाई, ये डायग्राम बना लिया भाई इसको, ठीक।
देखिए भाई, क्वेश्चन में हमने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा द एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेजेस। अगर हम पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र करें, है ना, अगर हाई वोल्टेज पे हम पावर को ट्रांसफ़र करें तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो भाई क्वेश्चन हमसे सिंपल है ना। अब देखिए इसमें हल्का सा फंडामेंटल्स है ना, अगर हम पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र करें तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसमें क्या क्या चेंजिंग होगी, है ना। पावर लॉस, पावर लॉस में क्या क्या चेंजिंग होगी। वोल्टेज ड्रॉप में क्या चेंजिंग होंगी, और ऑल द अबव। अब देखिए भाई सॉल्यूशन, देखिए भाई पावर क्या होती है भाई, आपने पढ़ा होगा पावर वी आई कॉस वाई, है ना। अगर हम मान लीजिए 4A पार्टिकुलर पावर P एन पावर फैक्टर कॉस वाई, ये पावर फैक्टर हमने शॉर्ट में लिख दिया पी एफ, है ना। मान लीजिए पार्टिकुलर पावर पी और कॉस फाई पावर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो भाई ये पी और कॉस फाई ये क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये वी आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। तो वी आई कांस्टेंट हो गया। वी आई हमारा कांस्टेंट है, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं भाई इससे, है, वी आई हमारा कांस्टेंट है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब देखिए भाई क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेजेस, हाई वोल्टेज, ये वी की वैल्यू क्या है भाई, ये हाई है, तो हाई वोल्टेज पे ये आई क्या होगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि ये आई और वी क्या है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये वाली अगर इंक्रीज होगी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ भाई, हाई वोल्टेज पर अगर हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट मीन्स वी की वैल्यू हाई है तो आई कम होगा, कम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी स्मॉल। तो ए क्या है भाई, करेक्ट आंसर, करेक्ट है, ठीक है, दैट इज करंट क्या होगा भाई, स्मॉल, स्मॉल होगा करंट की वैल्यू। सेकंड, अब देखिए भाई पावर लॉस, पावर लॉस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पावर लॉस क्या होते हैं भाई, पावर लॉस होते हैं भाई पी एल आई स्क्वायर आर, है ना, सिंगल फेज के लिए, थ्री फेज के लिए 3I² आर। अब आई की वैल्यू क्या है भाई, आई कम हो रहा है, जब आई कम होगी तो ओवरऑल पावर लॉस, दैट इज पावर लॉस क्या हो जाएंगे भाई, कम हो जाएंगे। जब ये वैल्यू कम होगी तो ये ओवरऑल कम होगा, जब ये कम होगा तो फिर ये पी एल कम हो जाएगा, तो पावर लॉस क्या होंगे भाई, पावर लॉस भी कम होंगे। अब थर्ड क्या दिया हुआ है, इट विल रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है भाई, क्या होता है भाई वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला, लाइन ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है भाई, आई इंटू जेड, जेड इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और आई करंट। वाई की वैल्यू क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है, आई घट रही है, तो ओवरऑल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा भाई कितना हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो दैट मीन्स इट विल रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन। तो भाई ए बी सी सही है, और डी क्या है भाई, ऑल द अबव, ये, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई, डी, यानी कि सभी सही है। तो ये फंडामेंटल्स, हल्का सा पावर लॉस आपको हल्का सा आइडिया रहना चाहिए, I² R और वोल्टेज ड्रॉप आई सेट। आई की वैल्यू देखिए, हमने एक पार्टिकुलर पावर पी और पावर फैक्टर कॉस फाई के लिए वी आई कॉन्स्टेंट हो गया, तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V, और हाई वोल्टेज पर करंट की वैल्यू कम हो। तो एडवांटेज हाई वोल्टेज पे इसलिए हम पावर ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें और भी फैक्ट है भाई, आगे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है भाई, लिख लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लिया, ठीक। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, 6 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई,
it is economical to transmit power at a ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, वेरी हाई वोल्टेज, बी है वेरी लो वोल्टेज, सी ऑप्शन है भाई वेरी हाई करंट, और डी ऑप्शन है भाई नन ऑफ दिस। देखिए ये क्वेश्चन भाई आपको दिया हुआ है ना, लिख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इट इज़ इकोनॉमिकल टू ट्रांसमिट पावर एट वेरी हाई वोल्टेज, वेरी लो वोल्टेज, वेरी हाई करंट एंड नन ऑफ दिस। अब भाई इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था अभी लास्ट में, तो उसमें हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, तो उसमें क्या था कि पावर को अगर हम वेरी हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं तो उससे क्या होता है, लॉसेस कम होते हैं, एफिशिएंसी अच्छी होती है, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है ना, और करंट की वैल्यू कम होती है। वही क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का। देखिए भाई सॉल्यूशन देखते हैं भाई इसका। मान के चलते हैं भाई हम हाई वोल्टेज पे। देखिए भाई पावर क्या होता है, हमने पावर डिस्कस किया था भाई अभी आपसे, पी वी आई कॉस फाई। अगर हम बात करें पार्टिकुलर पावर की, फॉर ए पार्टिकुलर पावर पी एंड पावर फैक्टर कॉस फाई। मान लीजिए पार्टिकुलर पावर पी और कॉस फाई के लिए वी आई क्या बताया, तो भाई वी आई क्या हो जाता है, कांस्टेंट है ना, दैट मीन्स आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये हो गया भाई है ना। हमने अभी लास्ट जो क्वेश्चन कराया था उसमें सेम यही, यहाँ तक ये सेम कॉन्सेप्ट था भाई। अब अगर हम बात करें भाई, मान लीजिए हम लेके चलते हैं हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज पे भाई वी की वैल्यू हाई होगी, हाई वोल्टेज पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, है ना, आई की वैल्यू कम होगी। जब आई की वैल्यू कम होगी तो पावर लॉस कितने होते हैं भाई, आई स्क्वेयर आर। जब आई की वैल्यू क्या हो रही है भाई, कम, जब आई की वैल्यू कम होगी तो पावर लॉस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे हाई वोल्टेज पे, है ना। अगर हम ऑप्शन चूज़ करते हैं तो जब पावर लॉस कम होंगे, है ना, जो लॉसेस कम होंगे तो अच्छे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होगा सिस्टम, है ना, लॉसेस कम होंगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी उसकी, है ना। और अगर वेरी लो वोल्टेज, अगर हम लो वोल्टेज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो लो वोल्टेज पे क्या होगा भाई, देखिए लो पे वी की वैल्यू कम होगी तो आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो पावर लॉस बढ़ जाएंगे, है ना। जब ज़्यादा लॉसेस होंगे, है ना, ज़्यादा लॉसेस होंगे तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिस्टम सही नहीं होगा, इसलिए हमने वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, तो पावर लॉसेस कम होंगे, एफिशिएंसी क्या होती है भाई, एफिशिएंसी होती है भाई रिसीविंग एंड पावर डिवाइड बाई रिसीविंग एंड पावर प्लस लॉसेस, है ना, ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी। अब लॉसेस क्या है भाई, ये लॉसेस तो कम हो रहे हैं, जब कम होंगे तो ये डिनोमिनेटर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, एफिशिएंसी बेटर होगी, है ना। और देख सकते हैं भाई हम वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है भाई, आई इंटू जेड,
Z इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, अगर I की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा भाई, ये भी कम हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन होता है भाई Vs माइनस VR डिवाइड बाई VR इंटू 100। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाई रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू 100 परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ये Vs माइनस VR क्या होता है भाई, ये होता है वोल्टेज ड्रॉप, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। सेंडिंग एंड वोल्टेज जिस वोल्टेज पे हमने पावर को सेंड किया है, जिस वोल्टेज में, वो था सेंडिंग एंड वोल्टेज। रिसीविंग यहाँ पर रिसीव किया गया है उसको, तो Vs माइनस VR ये होता है वोल्टेज ड्रॉप। और ये क्या है भाई, ये कम है। जब ये वैल्यू कम होगी तो ये क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कम होगी, और जितना वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा दैट मीन्स ना ही बेटर होगा, तो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होगा, है ना। और देखिए भाई, अगर हाई वोल्टेज है, यदि हम अगर V डैश वोल्टेज को अगर हम MV दैट मीन्स M मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर दें तो भाई एरिया क्या होता है, एरिया ए डैश हो जाता है भाई A/M। जो इफेक्टिव एरिया होता है कंडक्टर का वो हो जाता है A/M। दैट मीन्स अगर हम वोल्टेज को हमने M गुना इंक्रीज किया तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है भाई, अगर हम वोल्टेज यहाँ पे क्या हो गया भाई V डैश तो MV, है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी वोल्टेज बढ़ाने पे ये वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना। वोल्टेज को अगर हम M गुना बढ़ाएंगे, मान लीजिए 4 गुना 5 गुना या 1.5 गुना जितना भी, तो ये वैल्यू बढ़ेगी। जब ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इफेक्टिव एरिया और कंडक्टर का जो इफेक्टिव एरिया है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। तो हम इससे कह सकते हैं एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होगा भाई, रिड्यूस्ड, है ना। तो जो एरिया है उसका रिड्यूस हो जाएगा, तो कम मटेरियल में बन जाएगा हमारा कंडक्टर, है ना। और जो कंडक्टर के सपोर्टिंग टावर है, जो सपोर्टिंग जो एलिमेंट है, उनका क्या होगा भाई, उनकी भी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो ये ओवरऑल क्या हुआ भाई कि अगर हमें पावर को ट्रांसफ़र करना, हाई वोल्टेज पर अगर हम पावर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या होगी, हमारे सिस्टम के लिए बेटर होगी। देखिए लॉसेस कम होंगे, है ना, और एफिशिएंसी अच्छी होगी, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा और वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और एरिया ऑफ कंडक्टर जो चालक तार जो हमने यूज़ किया है उसका एरिया कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो हमें कम मटेरियल्स में चालक तार मिल जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, इकोनॉमिकली वो बेटर होगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या है भाई, ए इज़ करेक्ट आंसर। देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इससे, ये बेसिक सिंपली कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, है ना। सिमिलर जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने कराया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन था। तो इससे देखिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी पूछे जा सकते हैं, है ना, वो हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिए, है ना। सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना, सारे टॉपिक देखिए, सारा कॉन्सेप्ट सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भाई, लिख लिया भाई आप लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए भाई।
ठीक है भाई। तो पावर को हमें क्या करना चाहिए, हाई वोल्टेज हमेशा ट्रांसफ़र करना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स in high voltage transmission lines the top most conductor is A। पहला ऑप्शन है भाई आर फेस कंडक्टर, बी ऑप्शन है वाई फेस कंडक्टर, सी ऑप्शन है भाई बी फेस कंडक्टर, और डी ऑप्शन है भाई अर्थ कंडक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या है भाई क्वेश्चन, इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस, है ना, जो एचवी लाइंस होती हैं उसमें टॉप मोस्ट कंडक्टर इज। देखा भाई, आपने देखा होगा ये वाला जो ये ट्रांसमिशन लाइन हमारी, है ना, हमने ऐसे जस्ट सिंपली बना दिया है। ये क्या होता है भाई, है ना, तो ये जो टॉप मोस्ट कंडक्टर होता है भाई ये वाला जो होता है भाई टॉप मोस्ट कंडक्टर, है ना, ये वाला जो टॉप मोस्ट कंडक्टर होता है सबसे ऊपर वाली लाइन में। आपने देखा होगा जनरली 3 फेस 4 वायर लाइन होती है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसमें कि नीचे 3 वायर और ऊपर एक सबसे टॉप वाला वायर होता है, टॉप मोस्ट कंडक्टर। तो वो जो टॉप मोस्ट कंडक्टर होता है भाई उसका वो क्या होता है, वो टावर से कनेक्ट होता है। तो जैसे लाइटनिंग होती है, क्या होती है, लाइटनिंग डिस्चार्ज, है ना, जैसे कहते हैं बिजली कड़कती है, तो उस समय क्या होता है भाई हाई वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस्ड होता है, बहुत हाई, वेरी हाई वोल्टेज। अब ये वोल्टेज क्या करता है भाई, इसको एक पाथ चाहिए। अब ये क्या, अर्थ का रेसिस्टेंस क्या होता है भाई, लेस देन 1 ओम। अर्थ का रेसिस्टेंस बहुत कम है ना। तो ये क्या करता है भाई, हाई वोल्टेज, जैसी हाई वोल्टेज होगी लाइटनिंग, तो ये यहाँ से क्या होता है, ये स्ट्राइक करता है यहाँ पे टॉप मोस्ट कंडक्टर पे, है ना, टॉप मोस्ट कंडक्टर पे। और जैसे ही हाई वोल्टेज यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, और ये क्या होता है भाई टॉप मोस्ट कंडक्टर, ये होता है ग्राउंडेड थ्रू टावर, ये टावर के थ्रू क्या होता है भाई ग्राउंडेड। तो ये जो लाइटिंग डिस्चार्ज है हाई, ये क्या होता है भाई ग्राउंडेड हो जाता है। तो हमारे जो ये फेस कंडक्टर होते हैं RYB, ये जो फेस कंडक्टर होते हैं इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। यानी कि ये तार जो होते हैं ये, इनमें ना तो शॉर्ट सर्किट होता, और ये इसको प्रोटेक्शन के लिए हम इस ग्राउंड वायर का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं भाई अर्थ कंडक्टर। तो ये फेस कंडक्टर तो है नहीं भाई RYB, और ये क्या है अर्थ कंडक्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई अर्थ कंडक्टर। अर्थ कंडक्टर क्या करता है भाई, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये फेस कंडक्टर्स को, है ना, और ट्रांसमिशन लाइन इक्विपमेंट जो होते हैं ये इनको प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जैसे हाई लाइटनिंग होगी तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई इसका हो गया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज, है ना। थर्टिकल क्वेश्चन है, बेसिक से, है ना, इसको आप याद रख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 8। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना भाई। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, बंडल कंडक्टर से आ यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन
bundle conductor are used in bundled conductors are used in transmission line as it helps obtaining, पहला ऑप्शन है भाई, it helps obtaining better voltage regulation. better voltage रेगुलेशन. बी है भाई इसका रिड्यूस्ड इंडक्टेंस. सी है ऑप्शन रिड्यूस स्किन इफेक्ट. और डी है भाई ऑल द. है ना भाई. देखिए क्वेश्चन क्या है भाई. देखिए क्वेश्चन आपका है बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन एज इट हेल्प्स ऑब्टेनिंग. है ना. इससे हमें क्या मतलब क्या इससे बेनिफिट्स होते हैं. बेटर वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगा, रिड्यूस इंडक्टेंस कम होगा, या रिड्यूस स्किन इफेक्ट. ये सब हम पैरामीटर इसमें चेक करेंगे बंडल कंडक्टर के केस में. ठीक है भाई. तो ये क्वेश्चन है हमारा. देखिए बंडल कंडक्टर क्या होता है. बंडल कंडक्टर बंडल्ड कंडक्टर्स. देखिए भाई बंडल कंडक्टर होते हैं दो या दो से अधिक कंडक्टर पर फेस. क्या कहलाते हैं. बंडल्ड कंडक्टर कहलाते हैं भाई. ठीक है भाई. टू और मोर कंडक्टर्स पर फेस क्या कहलाते हैं भाई. बंडल्ड कंडक्टर. है ना. कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा इस टाइप से. जैसे ये दो कंडक्टर हैं. है ना. ये या ये तीन कंडक्टर का बंडल ये बना दिया. है ना. 4 कंडक्टर के लिए ये है. ये बंडल कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन है भाई. ये वाला. तो दो या दो से अधिक, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. तो ये क्या होता है भाई. बंडल कंडक्टर. दो या दो से अधिक कंडक्टर अगर पर फेस तो वो क्या कहलाता है. बंडल कंडक्टर कहलाता है. अब क्वेश्चन क्या है भाई. बंडल कंडक्टर आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन एज इट हेल्प्स ऑब्टेनिंग बेटर वोल्टेज रेगुलेशन. सेकेंड ऑप्शन है रिड्यूस इंडक्टेंस. देखिए भाई इंडक्टेंस क्या होता है भाई. अगर हम बंडल कंडक्टर के लिए बात करें तो इंडक्टेंस होगा भाई 2 × 10⁻⁷. इसका फार्मूला होता है भाई ln DMA डिवाइड बाई DSA. है ना. म्यूचुअल डिस्टेंस डिवाइड बाई सेल्फ डिस्टेंस. ये होता है हेनरी पर मीटर. है ना भाई. देखिए DSA DMA क्या है. म्यूचुअल ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस. DSA होती है उसमें सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई L 2 × 10⁻⁷ ln D/R. है ना. हेनरी पर मीटर. D डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर और R रेडियस ऑफ द कंडक्टर. जैसे ये इसकी रेडियस क्या है भाई R. ये और डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में. ये है ना भाई. ये तो होगी डिस्टेंस D. है ना. और ये क्या होगी भाई इसकी. ये रेडियस होगी डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर D.
और रेडियस ऑफ कंडक्टर ये होगी आर, तो डी बाई आर। अब देखिए भाई इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर क्या होता है। बंडल कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस होती है ds से, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेल्फ जीएमडी क्या होती है भाई, जैसे मैं अगर मान लीजिए कंडक्टर ए है और बी है, अगर इसकी फाइंड आउट करूँगा सेल्फ जीएमडी, तो इसकी क्या होगी भाई, इसकी रेडियस सेल्फ आर डैश, एक इसकी रेडियस मान लीजिए सेम है आर डैश, इंटू इससे इसकी डिस्टेंस डी, इंटू इससे इसकी डिस्टेंस डी की पावर 1/4। देखिए भाई ये हम आगे समझाएंगे आपको, है ना, कभी थ्योरी के पार्ट में, उसमें डिटेल्स में समझाएंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए कि अगर बंडल्ड कंडक्टर है तो उस केस में क्या होगा, जो सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, ये यानी कि इफेक्टिव रेडियस जो होती है, ये इफेक्टिव रेडियस ये इंक्रीज हो जाती है। जब इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज हो जाएगी तो ये एल की वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगी, जिससे एल की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए आप इसको, यानी कि ये जो इसकी इफेक्टिव रेडियस होती है वो इंक्रीज हो जाती है बंडल कंडक्टर के केस में। इफेक्टिव रेडियस क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगी। जब इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज हो जाएगी तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एल घट जाएगा, है ना। तो रिड्यूस इंडक्टेंस, भाई ऑप्शन एक तो बी हो गया करेक्ट आपका। अब देखिए भाई वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है भाई, वोल्टेज रेगुलेशन होता है भाई वीएस माइनस वी आर डिवाइड बाई वी आर इंटू 100। ये क्या होता है भाई, ये होता है वोल्टेज ड्रॉप, वीएस माइनस वी आर। और ये कितना लिखवाया था भाई हमने, पीछे क्वेश्चन कराया था, आई इंटू जेड। जेड क्या होता है भाई, इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इम्पीडेंस जेड कितना होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है आर प्लस जे एक्स, रेसिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस एक्स, है ना। एक्स क्या है भाई इसमें, एक्स क्या है, रिएक्टेंस, है ना। और एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स होता है भाई 2πfl, है ना, एक्स होता है 2πfl। अब हमने बंडल कंडक्टर के केस में क्या बताया भाई, इसकी जो इफेक्टिव रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इंडक्टेंस कम हो जाता है ना। ds से बढ़ जाएगा जिससे इंडक्टेंस कम होगा। जब इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू क्या होगी, इंडक्टेंस की कम होगी, तो ये x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब x की वैल्यू कम होगी तो ये r प्लस जे एक्स ओवरऑल ये कम हो जाएगा, और जब ये वैल्यू कम होगी तो ये z की वैल्यू कम होगी, और जब z की वैल्यू कम होगी तो हमारा ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये घट जाएगा। ठीक है भाई, है ना। हल्का सा एक दूसरे से मैंने कहा ना लिंक है ये। देखिए ये जो हमने क्लास में भी कराया, आपको थ्योरी में लिखवाया हुआ है, ये एक दूसरे से देखिए लिंक है। ये वी एस माइनस वी आर आई इंटू जेड होगा, जेड आर प्लस जे एक्स, एक्स की वैल्यू कम होगी, एक्स की वैल्यू कम होगी तो फिर 2πfl, एल की वैल्यू कम है क्योंकि उसमें बंडल कंडक्टर केस में एल की वैल्यू कम होगी तो एक्स कम होगा, एक्स कम होगा तो आर, फिर जेड भी कम, तो ये ड्रॉप कम हो जाएगा। दैट मीन्स वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा हमारा, बेटर हो जाएगा, है ना। तो यही ऑप्शन है हमारा, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। तो आंसर ये भी करेक्ट है ना भाई, क्लियर है। देखिए सिंपल है ना, ज़्यादा नहीं है भाई, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है हल्का सा, है ना। तो हमको आइडिया रखना पड़ेगा ये जो पैरामीटर्स हैं कैसे कैसे चेंजिंग होती है। ठीक है, ये लिख लिया भाई, ये वाला नोट कर लिया। हाँ इसको नोट कर लेना आप। ठीक है भाई, तो ये हमने देखिए, तो बंडल कंडक्टर में बेटर वोल्टेज रेगुलेशन और रिड्यूस इंडक्टेंस ये हो गया। अब स्किन इफेक्ट देखते हैं भाई, स्किन इफेक्ट क्या होगा।
स्किन इफेक्ट होता क्या है भाई बेसिकली? देखिए हल्का सा हम आइडिया दे रहे हैं स्किन इफेक्ट के बारे में। देखिए स्टैंडर्ड जो कंडक्टर होता है भाई, सॉलिड कंडक्टर, जैसे ACSR है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? स्टील कोर रेनफोर्स एल्यूमिनियम। ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील कोर रेनफोर्स एल्यूमिनियम, स्टील कोर रेनफोर्स एल्यूमिनियम, है ना सॉलिड कंडक्टर, ये वाला है ना। ये स्टैंडर्ड कंडक्टर हमने ले लिया भाई ये। तो भाई इसमें क्या होता है, जो सेंटर होता है यहाँ पे, सेंटर पे जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, ये क्या होती है भाई? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और ये क्या है भाई? सरफेस। सरफेस पे क्या होती है भाई? मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी। देखिए भाई सेंटर पे क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है भाई? मैक्सिमम। और यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है भाई? फ्लक्स लिंकेज। और फ्लक्स लिंकेज क्या होता है भाई हमारा? N∅। ये होता है भाई Li। अगर ये मैक्सिमम है तो पार्टिकुलर करंट के लिए L की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। कहाँ? सेंटर पे। सेंटर पे क्या होगा भाई? L मैक्सिमम होगा। जब L मैक्सिमम है तो X क्या होता है? 2πfL। जब L की वैल्यू इंक्रीज होगी तो X भी इंक्रीज करेगा, है ना। तो X की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, है ना भाई? क्लियर है? जब X की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा भाई? दैट इज करंट की वैल्यू क्या होगी? I रिड्यूस हो जाएगा। तो सेंटर पर क्या होगा भाई? करंट कम होगा, है ना। करंट की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी सेंटर पे। अगर हम बात करें आउटसाइड, आउटसाइड मतलब सरफेस पर, सरफेस पर करंट की वैल्यू क्या होगी भाई? मैक्सिमम। तो ये फ्लक्स डेंसिटी की वजह से जो करंट का, अगर हम AC पास कराते हैं, क्या पास करा रहे हैं भाई? अगर हम AC पास करा रहे हैं थ्रू कंडक्टर में, तब अगर इन केस ऑफ DC के केस में क्या होता है भाई? करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है सेंटर पे भी और सरफेस पर भी। बट इन केस ऑफ AC क्या होती है भाई? करंट डेंसिटी मैक्सिमम एट द सरफेस एंड मिनिमम एट द सेंटर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट डेंसिटी का, ये क्या कहलाता है भाई? स्किन इफेक्ट कहलाता है। यही क्या कहलाता है भाई? स्किन इफेक्ट, है ना। इसमें जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है REC, वो ग्रेटर देन हो जाता है भाई RDC से। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट लिख लीजिए भाई, 1.6 RDC होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। अब देखिए भाई, हमने क्या बंडल कंडक्टर हमने यूज़ किया है। तो बंडल कंडक्टर के केस में L की वैल्यू क्या थी भाई? बंडल कंडक्टर के लिए L की वैल्यू क्या थी? L की वैल्यू कम थी, इंडक्टेंस कम हो गया था, क्योंकि इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज हो गई थी तो L की वैल्यू कम हो गई थी, रिड्यूस इंडक्टेंस। जब L कम होगा सेंटर पे क्या है भाई? L की वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे L की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। जब ये कुछ कम होगी तो ये X की वैल्यू कम हो जाएगी। जब X कम होगी, ज़्यादा कम नहीं होगी, मतलब इसके प्रोपोर्शनल में, और L कम होगा तो X भी यहाँ पर कम होगा। जब X कम होगा तो I की वैल्यू जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, ये I कुछ कम हो जाएगा, है ना, थोड़ा कम होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, ये यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है करंट डेंसिटी, तो यहाँ पे थोड़ी सी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और ये मैक्सिमम है यहाँ पे, दैट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट डेंसिटी है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? स्किन इफेक्ट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना। जब वो कम हो जाएगा तो RAC अप्रॉक्सीमेट RDC के बराबर हो जाएगा। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बहुत कम, इसलिए ऑप्शन C इज़ आल्सो करेक्ट इन केस ऑफ AC। अगर हम DC पास कराएं तो DC केस में भाई करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, उसमें
स्किन इफेक्ट नहीं होता। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली लो वोल्टेज डीसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। देखिए डीसी के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमने अभी आपको बता दिया था डीसी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का। हाई वोल्टेज डीसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, इस डीसी के लिए नहीं। केबल कैरिंग डीसी करंट, ये भी नहीं। डी ऑप्शन है एसी ट्रांसमिशन, बिल्कुल करेक्ट है। तो स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली ऑन एसी ट्रांसमिशन। तो ये भाई आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है भाई लास्ट 10th क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और ये लिख लिया था भाई ये वाला। अच्छा, ठीक है ठीक है भाई, इसको लिख लेना। थ्योरी में लिखवा दिया वैसे हमने, थ्योरी में आप देखेंगे पूरा डिटेल्स में लिखवा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्टील कोर रेनफोर्स एल्यूमिनियम कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है इसकी फुल फॉर्म ACSR कंडक्टर की। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस the ratio of line to line capacitance and line to neutral कैपेसिटेंस इज। देखिए भाई डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेसिक क्वेश्चन है। 1/2 2, सी ऑप्शन 1/4 और D 4। देखिए भाई इसका सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस। लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस कितना होता है भाई, उसका फॉर्मूला ये होता है भाई सिंगल फेस 2 वायर लाइन, है ना, सिंगल फेस 2 वायर लाइन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। इसका फॉर्मूला होता है भाई पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई ln d/r। D जैसे ये A और B दो कंडक्टर हैं, D इनके बीच की डिस्टेंस है और R क्या है भाई, रेडियस है। तो D/r एप्सिलॉन परमिटिविटी। और सेकंड क्या है भाई, लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई CN से। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई ln d/r। इसकी यूनिट होती है भाई फैरेड पर मीटर, फैरेड पर मीटर, है ना। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2, ये क्या इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो पूछा क्या है भाई, लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस टू लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, दैट इज हमसे पूछा है C/C, है ना। इसका रेशियो इससे कितना हो जाएगा। अब देखिए भाई ये तो कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, ऊपर यहाँ पे पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई ln d/r से पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई ln d/r कट गया, तो कितना बचा C/Cn 1/2 आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है भाई। तो भाई ये आपके क्वेश्चन हो गए। आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। अब देखिए भाई इन 10 क्वेश्चनों से रिलेटेड आप क्वेश्चन कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे सेम टॉपिक पे, और हमने पूरा डिटेल्स में एनालिसिस किया इसको, है ना। आसानी से आप 30 से 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक बार आप अच्छे से घर पे जाके थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे ढंग से, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है भाई, ठीक है।